नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के ऊपर और उसमें हिंदी पेपर के पाठ्यक्रम को लेकर हम बात करेंगे कि जो 10 इकाइयां हैं उनमें से किन किन इकाइयों पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और किन इकाइयों को सामान्य अध्ययन के आधार पर भी हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि 2024 की परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने अपने पुराने वीडियोज़ की प्लेलिस्ट को रीअरेंज किया हुआ है ताकि आप ज़्यादा इधर उधर न भटकें और अपने सिलेबस के अनुसार तैयारी में लग जाएं। जैसा कि आप जानते हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करने जाते हैं, चाहे वो शहर में कमरा लेकर अध्ययन करते हैं या फिर घर पर अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करते करते हमारे आसपास कई ऐसी सामग्रियां उपस्थित हो जाती हैं जिनको कि हमें समय समय पर साफ़ करते रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए उन पुरानी महत्वपूर्ण चीज़ों को जिनके आधार पर आप पहले कभी अपने आत्मविश्वास को हासिल किए थे, मनोबल को हासिल किए थे, और पुरानी चीज़ों से ही पता चलता है कि आगे हम क्या नई सीख रहे हैं। तो इस प्लेलिस्ट में हमने अब तक जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी को यूजीसी नेट से रिलेटेड मैटर्स को उपलब्ध कराया था, उनको यूनिट वाइज एक जगह इकट्ठा किया है और इनकी संख्या लगभग 606 वीडियो हो गई है। और आगे आने वाले दिनों में हम नए पैटर्न के दृष्टिकोण से और नए तथ्यों के दृष्टिकोण से आप सभी के सामने हाजिर होते रहेंगे, आपको गाइडेंस करते रहेंगे। इस बीच जब मैं यूनिट वाइज प्लेलिस्ट कम्युनिटी सेक्शन, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा था तो एक विद्यार्थी ने मुझे बहुत ही अजीब ढंग का मैसेज किया। तो इस मैसेज को देखकर थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके के विद्यार्थी नहीं लिख सकते हैं। हो सकता है कि विद्यार्थी के नाम पर कोई और भी होगा। इन्होंने लिखा कि अरे भाई, कुछ नया भी पढ़ा दे, कब से बार बार पुरानी वीडियोज ये व्यूज बढ़ाने में के चक्कर में लगा है, बंद कर दे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो बहुत दिनों से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा क्वालिफाई कर गए, प्रवक्ता परीक्षाओं में सफलता हासिल कर लिए, वो भली भांति इस चैनल के बारे में जानते हैं और हमारे बारे में भी जानते हैं कि कौन व्यूज और पैसे के लिए पढ़ाता है और कौन नहीं पढ़ाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम इस चैनल पे आप सभी को भ्रम में नहीं रखा जाता है कि नए के नाम पर आपको ठगा जाए। मेरा ये मानना है कि हम अपने पुरानी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें जो कभी हमारे लिए नई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं के माध्यम से हम आगे बढ़ते गए। तो हमारे कई ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो ये बोल सकते हैं कि सर, ऐसे लोगों की बातों को नहीं ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन कमेंट करने से पहले ये हिम्मत कहाँ से आती है, ये सोचने वाली बात है। मैं सोच रहा था कि अगर ये विद्यार्थी किसी ऑफलाइन टीचर के सामने पढ़ता या फिर किसी कोचिंग में हज़ारों रुपए देकर ठगा जाता, तो क्या उनके सामने भी इसी तरीके से इनका कमेंट्स आता? उनको ये लग रहा होगा कि मैं कमेंट्स करके चला जाऊंगा, मेरा सामने वाला क्या कर लेगा। बिल्कुल मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अंगुलीमानों की संख्या ज़्यादा है, उनका हृदय परिवर्तन ज़रूर होगा। तो देखिए, बीच बीच में इस तरीके की चीज़ें आती रहती हैं। मैं कह रहा था कि जैसे आप परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और आपके सामने अनावश्यक तथ्य या फिर अव्यवस्था फैल जाती है, तो आप अपने कमरे को, अपने बेड को, अपने टेबल को एक बार अरेंज करने की कोशिश करते हैं। और जब आप अरेंज करते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरीके की एनर्जी आती है। आपको लगता है कि अब हमारे सामने वही सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से अब आगे बढ़ना है। तो हमने भी प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज वीडियोज बना दी हैं। आप यूनिट के हिसाब से अपने टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए उनका अध्ययन कीजिए।
निश्चित तौर पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा और लगेगा कि इस परीक्षा में हम अच्छे से तैयार होके जा सकते हैं। पुरानी वीडियोज को देखने के बाद और पुराने प्रश्न पत्रों को देखने के बाद हमारे मन में आया कि एक बार आप सभी से ये डिस्कस करना चाहिए कि अगर आप 2024 जून दिसंबर की तैयारी में लगे हुए हैं या फिर अगले आने वाले वर्षों के लिए भी आप तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि इस चैनल से अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे जुड़े हुए हैं, बीए के, एमए के और कई बार जो यूजीसी नेट की परीक्षा में बैठ चुके हैं और नेट क्वालिफाइड हैं आगे जीआरएफ के लिए, पीएचडी के लिए, मतलब कि कई तरीके के बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं। तो सबको ध्यान में रखते हुए लगा कि सिलेबस पर एक बार हमें नज़र डालनी चाहिए कि यूनिट 10 में ये पूरा सिलेबस बटा हुआ है और कुल 7 पृष्ठों में है। अगर आपके पास ये सिलेबस न हो तो इस वीडियो को देखते देखते आप अपने मन में ज़रूर एक चीज़ लाइए कि हम वीडियो जो सिलेबस है इसका प्रिंट आउट करके अपने पास रखेंगे और तब इस वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में ये पूरा बटा हुआ है। जो पहला यूनिट है, मैं यूनिट वाइज बात करूंगा कि किस यूनिट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस यूनिट पर कम फोकस करना है। ये सारी चीज़ें मैं पुराने प्रश्न पत्रों को देखने के बाद आप सभी को बताऊंगा। और अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो हमने कुछ वीडियो में बताया है कि यूनिट वाइज कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं, उसके हिसाब से भी आपको एक अनुमान लग जाएगा कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे कम फोकस करना है। अगर हम बात करें यूनिट 1 के ऊपर, जिसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास, तो इसमें आप देखेंगे कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात की गई है, जिसमें कि भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में चर्चा की गई है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो जब भी हम भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं या फिर भाषा से संबंधित प्रश्नों को पढ़ते हैं तो इनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक बार समझ लेने की ज़रूरत है। अगर एक बार आप समझ गए, तथ्यों को अपने दिमाग में बैठा लिए, फार्मूला के दृष्टिकोण से बैठा लिए, तो आपको कभी भी इस इकाई में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पहले इस पेपर में यानी इस इकाई में हिंदी भाषा और उसका विकास के अंतर्गत हमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना है। तो आपको देख लेना चाहिए कि प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं, मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं, या फिर आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं। ये भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है भाषाओं को लेकर, या फिर और गहराई से सवाल पूछा जाएगा तो उनकी विशेषताओं को लेकर सवाल पूछा जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है हिंदी का भौगोलिक विस्तार। इसमें उपभाषाओं को पढ़ना है, साथ में जो भी बोलियां हैं उनको पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। बोलियों को लेकर भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कई जगहों पर 17 हैं, कई जगहों पर 18 हैं। 18 बोलियां कैसी हैं मैं भाषा विज्ञान के पेपर में बता चुका हूं। जब आप पुरानी वीडियोज को देखेंगे और उसको आत्मीयता के साथ देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। यानी कि हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, उनके अंदर कौन कौन सी बोलियां आ रही हैं, उन बोलियों का क्षेत्र कौन कौन सा है, उसमें साहित्य कौन कौन सा लिखा गया है, उनका व्याकरण कौन कौन सा है या फिर उसकी विशेषताएं क्या हैं, उनको आप एक बार ज़रूर समझ लीजिए। ठीक है, समझ लेंगे तो फिर आपको केवल रिवीजन करना पड़ेगा, आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट इसमें है हिंदी के विविध रूप, जिसमें दिया गया है हिंदी, उर्दू, दक्कनी और हिंदुस्तानी। तो 4 विविध रूप हैं। उन रूपों को देख लेना कि कई बार इनको हम शैली के रूप में भी मानते हैं कि खड़ी बोली की ये सब क्या है, शैलियाँ हैं, हिंदी, उर्दू, दक्कनी, हिंदुस्तानी। अगला पॉइंट है हिंदी का भाषिक रूप। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको याद करने के साथ साथ समझने की भी ज़रूरत है फार्मूला के आधार पर कि कौन सा वर्ग का उच्चारण किस जगह से होता है, कौन कौन से इसमें वर्ण आते हैं। ठीक है,
और इसी के अंतर्गत आपको खंड और खंडेतर ध्वनियों के बारे में पढ़ना है और हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार क्या रहा है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके नोट्स कर सकते हैं, हिंदी भाषा का भाषिक रूप। ठीक है, अगला पॉइंट है हिंदी शब्द, हिंदी के रचनागत कुछ रूपों को बताया गया है, जिसमें कि शब्द रचना के आधार पर, रूप रचना के आधार पर, वाक्य रचना के आधार पर। ये तीनों आधारों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हिंदी का शब्द रचनागत आधार क्या है, रूप रचनागत आधार क्या है, या फिर वाक्य रचनागत आधार क्या है। इसके लिए आपके पास एक हिंदी की कोई प्रामाणिक किताब होनी चाहिए हिंदी व्याकरण की, तो आप आराम से वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी शब्द रचना के अंतर्गत दिया गया है उपसर्ग, प्रत्यय, समास। ठीक है, तो उपसर्ग, प्रत्यय और समास को आपको ध्यान में रखना है। हिंदी की रूप रचना के अंतर्गत दिया गया है लिंग, वचन, कारक व्यवस्था। ठीक है, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूपों को दिया गया है। तो इनको भी आप हिंदी व्याकरण से कवर कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है हिंदी वाक्य रचना। तो वाक्य रचना को लेकर पहले भी हमने अलग अलग परीक्षाओं के दृष्टिकोण से विचार किया था और यूजीसी नेट के यूनिट 1 के अंतर्गत हमने पाठ्यक्रम के आधार पर सारे विषय वस्तुओं को लिंक कर दिया है वीडियोज के साथ। आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, समस्त पूर्वाग्रहों से दूर होके आत्मीयता के साथ देखना है। जब आप किसी को पसंद करेंगे, किसी को चाहेंगे, तो उसके प्रति आपको थोड़ा सा समर्पण की भावना दिखाना पड़ेगा, विनम्रता को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज़ को हासिल करेंगे। नहीं तो जिस कमेंट की मैं चर्चा कर रहा था उसे आप परीक्षा तो क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन अच्छे इंसान के रूप में, अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं बन पाएंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको कि आप ध्यान में रखेंगे। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप अगला पॉइंट है, जिसमें कि बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के बारे में चर्चा की गई है। तो सामान्य तौर पर आपने ग्रेजुएशन के दिनों में, पोस्ट ग्रेजुएशन के दिनों में अपने किसी न किसी सिलेबस में इन बिंदुओं को पढ़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगी। इसमें दिया गया है संचार माध्यम, जिसमें कि हिंदी कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो संवैधानिक स्थिति से प्राय सवाल पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में जो भी स्थिति को दर्शाया गया है हिंदी की, उसको आप एकदम से ध्यान में रखिए कि किन किन अनुच्छेदों में क्या क्या बात कही गई है। और फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस यूनिट का जो पॉइंट है वो है देवनागरी लिपि विशेषताएं और मानकीकरण। यानी कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का कारण क्या रहा है, या फिर इसके मानकीकरण को लेकर, इसके सुधार और संशोधन को लेकर कौन कौन सी कमेटीज बनी हुई थी, उनको आपको ध्यान में रखना है। तो यूनिट 1 से आप देखेंगे कि मैक्सिमम 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा सवाल इससे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस में लगा हुआ है तो इसको आप बहुत लोड लेकर नहीं ध्यान में रखेंगे, बल्कि इस इकाई को समझने के दृष्टिकोण से देखेंगे। एक बार अगर आपके दिमाग में चीज़ें बैठ गई और समझ गए तो आप लंबे समय तक इस यूनिट को नहीं भूलेंगे। तो एक तो हो गया यूनिट 1। मैं यूनिट 2 के बारे में बात करूं, कई बार मैंने कहा भी है कि हिंदी सिलेबस के अगर रीढ़ के रूप में देखें, प्राण के रूप में देखें, तो यूनिट 2 जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इसको प्रतिदिन आपको अपने टाइम टेबल में फिक्स करके रखना है कि कब कब पढ़ना है। यूनिट 2 में आप देखेंगे तो अप्रत्यक्षतः यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 3 आपको दिखाई पड़ेगा, साथ में यूनिट 10 भी दिखाई पड़ेगा। यानी कि ये एक ऐसा यूनिट है जो कि आपके हिंदी सिलेबस को अपने में समाहित कर लिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसके लिए किस स्ट्रेटजी के साथ हम अध्ययन करें, क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग लेने वाला यूनिट है। इसमें आपको समय भी दिखाना पड़ेगा और टाइम भी देना पड़ेगा। इसके लिए आपको कम से कम 2 प्रामाणिक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ पढ़नी जरूरी है। चाहे वो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़िए, चाहे बच्चन सिंह का पढ़िए, चाहे डॉक्टर नगेंद्र का पढ़िए। वन लाइनर किताबों को अपने साइड में जरूर रखिए।
रिवीजन के दृष्टिकोण से, लेकिन बदलते हुए पैटर्न की दृष्टि से आपको इन प्रामाणिक किताबों को पढ़ना जरूरी है। मैं किसी खास प्रामाणिक किताब पे जोर नहीं दूंगा, मेरे हाथ में जितना है, मुझे जितना लगता है कि इस किताब के बारे में बताना चाहिए उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। मैं साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ, बल्कि साथ देने वालों में से हूँ। तो कम से कम 2 प्रामाणिक किताबों को आपको पढ़ लेना है। अब आपको कौन सी किताब अच्छी लगती है, किसकी भाषा शैली आपको अच्छी लगती है, उसको जरूर पढ़ लीजिए। इतिहास ग्रंथ का अध्ययन करना जरूरी है। इससे सवाल पूछे जाते हैं, कई बार प्रवृत्तिगत प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कई बार कवियों के जीवन के आधार पर या फिर उनसे जुड़ी हुई घटनाओं के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखना है। और रचनागत दृष्टिकोण से, कई बार प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से उसके क्रम के अनुसार पूछ लिया जाता है, या फिर उसके विषय वस्तु के आधार पर पूछ लिया जाता है, या किसी खास आलोचक की दृष्टि से पूछ लिया जाता है कि इस रचना के संदर्भ में उनका क्या कथन है और कौन सा असत्य है, या फिर जो कूट पर आधारित प्रश्न होते हैं कि 1 सही है और 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है, इस तरीके से। और ध्यान में रखना है कि इसी आधार पर कथन तर्क पर आधारित सवाल भी पूछे जाते हैं। यानी यूनिट 2 जो कि 2 भागों में बटा हुआ है, पहला में है हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि लंबा चौड़ा है, और फिर है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं अगर आप पढ़ लिए तो फिर हिंदी में कुछ नहीं बचता है। तो इसीलिए यूनिट 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको किस हिसाब से पढ़ना है मैंने बता दिया, और इसको प्रतिदिन रिवीजन करते जाना है। प्रतिदिन आप अपने टाइम टेबल में रखिए कि इतने से इतने बजे तक हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, और क्रमिक रूप से आप प्रामाणिक किताबों को पढ़ने पर ज़्यादा जोर दीजिए। ठीक, अब हम बात करते हैं इकाई 3 के ऊपर। इकाई 3 कुछ इकाई 1 की तरह ही है। जैसे कि मैंने इकाई 1 में बताया कि आपको उसमें रटने की ज़रूरत नहीं है बल्कि समझने की ज़रूरत है, वैसे ही इकाई 3 में भी आप देखेंगे कि सामान्य तौर पर आपको समझना है। साहित्य शास्त्र इसमें दिया गया है, छोटा सा ये यूनिट है, बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है जिस हिसाब से हम भारतीय काव्य शास्त्र की किताबों में देखते हैं या फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र की किताबों में देखते हैं लंबी चौड़ी। इसमें बता दिया गया कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो की पॉइंट्स के दृष्टिकोण से आप ध्यान में रखिए कि जो भी भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आचार्य हैं, प्रमुख आचार्य हैं, उनके सामान्य परिचय को ध्यान में रखिए, उनके समय को भी ध्यान में रखिए कि कब उनका समय था, उनका सिद्धांत कौन कौन सा है, उनके कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं, और कुछ इन्होंने अपने सिद्धांतों में चाहे अलंकार को लेकर हो, चाहे गुण को लेकर हो, चाहे दोष को लेकर हो, ठीक है, कुछ कुछ विभाजन किए हैं, चाहे शब्द शक्तियों को लेकर हो अलग अलग, तो उनकी संख्या को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, काव्य शास्त्र के दृष्टिकोण से हमने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, संपूर्ण आपको सिलेबस मिल जाएगा पूरा यूनिट का, जो भी एक एक टॉपिक है उसको सब्जेक्टिव तौर पर और प्रैक्टिस के तौर पर चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है ना। जब मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें मिल जाएंगी तो आपको डरना नहीं है कि क्या मैं इसके बाद आगे नहीं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल पढ़ाऊँगा, लेकिन नए दृष्टिकोण से, नई इच्छा शक्ति के साथ। अब देखिए इसमें एक टॉपिक दिया गया है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति को लेकर अभिधा, लक्षणा, व्यंजना से प्राय सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके भेदों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको स्पेशली शब्द शक्ति को इम्पोर्टेंट करके नोट करना है कि परीक्षा से पहले हमें पूरा कंफर्म करना है कि शब्द शक्ति में अभिधा के क्या क्या लक्षण रहे हैं और लक्षणा के क्या क्या लक्षण रहे हैं, या फिर व्यंजना के क्या क्या रहे हैं, और इनके भेदों को एकदम से क्लियर करके जाना है। क्योंकि मैंने देखा कि CUET का जो पेपर अभी हुआ था 2024 में, इसके कई आंसर को लेकर विद्यार्थी हमें टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हैं कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, आंसर की में ये दिया है, लेकिन आंसर की में ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर सही दिए गए। ये मुझे चीज़ यहाँ पर अच्छी लगी कि कम ऐसे उत्तर हैं जो कि विवादित रूप रहे। ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है, जब आपके फैक्ट्स के साथ साथ जो आपकी थ्योरी है वो अगर क्लियर होती है तो आपको दिक्कत नहीं होता है। तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी होंगे जो कि ये निश्चित कर लिए होंगे कि मुझे जून 2024 का एग्ज़ाम देना है, तो इसके 5-6 महीने पहले से इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी कर रहे होंगे, या फिर कहीं अगर पेड कोर्स भी लिए होंगे तो भी इतना तो इस चैनल के प्रति विश्वास उनका
हो ही गया होगा कि समय निकाल कर देखते होंगे। अब जैसे कुछ विद्यार्थी हैं कि जब फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरने के बाद जब एग्ज़ाम डेट एकदम से क्लियर हो जाएगी तब जगेंगे और कहेंगे कि सर आप कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे कि मैं इस परीक्षा में क्वालिफाई हो जाऊं। तो इस तरीके का न गुरु मंत्र अभी तक आया है न फ्यूचर में आने की संभावना। आपको वक्त तो देना पड़ेगा, बिना वक्त दिए हुए चीज़ें मुश्किल। हाँ, ये बात अलग है कि सफलता मिलने के बाद कोई कह दे कि मैं 15 दिन में सक्सेस हो गया, मैं 20 दिन में सक्सेस हो गया, मैं 60 दिन में पढ़ लिया, तो फिर ये अलग बात है, क्योंकि सफल लोग कुछ भी कह सकते हैं लेकिन असलियत तो आप जानते हैं। अक्सर जब मैं बीए और एमए की क्लास लेता हूँ तो विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमारे समाज में हिंदी को लेकर ये है कि ये कोई पढ़ने वाला विषय थोड़े है, इसको तो हम कुछ ही समय में पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप पढ़ा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये भी एक सब्जेक्ट के तौर पर है। और अपने दिल पे हाथ रखकर आप लोग महसूस कीजिए कि हिंदी भी उसी तरीके का विषय है जैसा कि अन्य विषय है सोशल साइंस, साइंस के। आसान नहीं है, ये भी तकनीकी तौर पर बहुत जगहों पर समझ की मांग रखती है। तो चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो भारतीय काव्यशास्त्र को कैसे मैंने बताया कि ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी तरीके से पाश्चात्य में भी रखना है कि जो भी आलोचक हैं उनके सामान्य परिचय को ध्यान में रखना है कि वो कहाँ से हैं, क्योंकि पाश्चात्य में भी अलग अलग देशों से हैं, ठीक है। और उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, कब प्रकाशित हुए हैं, उनका क्रम क्या रहा है, उनकी मुख्य थीम क्या रही है। क्योंकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आप देखेंगे कि अलग अलग विचार के भी इसमें आलोचक हैं। प्लेटो है, अरस्तु, एक दूसरे का खंडन करते हुए आगे बढ़े हुए। और नीचे दिया है कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ, जैसे कि मिथक है, फैंटेसी है, कल्पना है, प्रतीक है, बिंब है। तो इनसे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं और इनकी विशेषताओं से संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो यूनिट 3 को लेकर भी हमने चर्चा की है, आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट को देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप रिवाइज करते हुए दोबारा इस परीक्षा के लिए मानसिक तौर से तैयार होंगे। बाकी नए तरीके से तो हम आपके सामने आएंगे ही। बात करते हैं इकाई 4 के ऊपर। इकाई 4 जो कि वैचारिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, और इसमें आप देखेंगे कि कहीं न कहीं यूनिट 2 छिपा हुआ है, जिसमें आप देखेंगे भारतीय नवजागरण। यानी कि जब आप 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी नवजागरण को थोड़ा बहुत पढ़ना है। भारतीय हिंदी युग पढ़ेंगे तो वहाँ पर नवजागरण को पढ़ना है। यूनिट 4 में 4-5 ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके इर्द गिर्द ये यूनिट जुड़ा हुआ है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसके बाद हैं गांधी, अंबेडकर और लोहिया। ये पांचों व्यक्तित्व का वैचारिक पृष्ठभूमि में क्या योगदान रहा है उनको हमें देखना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए आप भारतीय नवजागरण को अच्छे से पढ़ लेंगे। खड़ी बोली आंदोलन को लेकर जो भी विवाद रहे हैं, हिंदी उर्दू विवाद, खड़ी बोली को लेकर फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या योगदान रहा है, वहाँ कौन कौन से लोग जुड़े हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। साथ में भारतेंदु के पूरे साहित्य योगदान को आपको ध्यान में रखना है, साथ में उनका जो मंडल है उसको भी, और हिंदी नवजागरण, क्योंकि वर्तमान समय में नई टॉपिक मिलेगा कि 2020 के बाद हिंदी में नवजागरण, इस टाइप से नहीं, क्योंकि 1857 से लेकर 1900 या फिर 1947 तक कुछ न कुछ नया करने की ज़रूरत रही है। उस हिसाब से यहाँ पर टॉपिक निर्धारित किए गए। हिंदी नवजागरण यानी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इसलिए भारतेंदु के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। और आपने अगर और अच्छे से पढ़ा होगा तो रामविलास शर्मा ने इन दोनों को ध्यान में रखते हुए किताब भी लिखी है। एक तरफ भारतेंदु और नवजागरण और महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण को ध्यान में किताब लिखी हुई है। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा समय हो तो उन किताबों को देख सकते हैं, वरना इतना काफ़ी है कि अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो विशेष तौर से नवजागरण वाला चैप्टर अच्छे से पढ़िए। गांधी, अंबेडकर, लोहिया, इन तीनों को पढ़ना है। तो इन तीनों को पढ़ने के लिए आपको ढेर सारी किताबें बताई जा सकती हैं, लेकिन मुख्य तौर पर विकिपीडिया इत्यादि से इनको आप कवर कर सकते हैं।
या फिर जो भी आपने यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए किताब खरीदी होगी उसमें पढ़ सकते हैं। और हमने भी अपने हिसाब से इसको बताने का प्रयास किया है। आगे इनसे जुड़ी हुई जो मौलिक किताबें होंगी उनका अध्ययन करके हम प्रश्न के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसमें आखिर में जो इकाई पॉइंट दिया गया है वो है वाद से संबंधित, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श। एक तरफ वाद है, दूसरी तरफ विमर्श है। तो आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी न किसी पेपर में, स्पेशल पेपर में जरूर इन विमर्शों को पढ़ा होगा, वादों को भी पढ़ा होगा। लेकिन परीक्षा के लिए अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपको एक किताब बता सकता हूँ, हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, प्रोफेसर अमरनाथ द्वारा लिखी गई उस किताब को भी खरीद सकते हैं, जिससे कि आपको वाद अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं यूनिट 5 के ऊपर। यूनिट 2 के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है तो वो 5 है, और 5 कई मायनों में अलग है। सबसे अधिक मेहनत और समय लेने वाली है। आप कितना भी इसको एंगल से पढ़ेंगे, कहीं से भी सवाल पूछ लिया जाएगा, आपके लिए कठिन होगा। इसमें कवि परिचय के साथ साथ कवियों से संबंधित जो आलोचनाएं हैं वहाँ से सवाल बन सकते हैं, कविताओं की व्याख्या से सवाल बन सकते हैं, उसमें कौन सा अलंकार है, रस है, या फिर दोष है, या फिर छंद है, या फिर कुछ शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि यूनिट 5 को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 के अंतर्गत आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक के कवियों को हम रख सकते हैं, जिसमें कि हम कवियों के परिचय और उनके संबंध में आलोचकों के दृष्टिकोण, खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, और उनकी कविताओं की व्याख्या, उसमें अलंकार, रस, दोष और छंद, साथ में शब्दों के अर्थ, इसको लेकर आपको सावधान रहना है, यानी कि ध्यान रखना है। लेकिन जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल में न सिर्फ कवि परिचय और उनके संबंध में आलोचकों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना है, बल्कि कब प्रकाशन हुआ, किस पत्रिका में पहले कविता छपी थी, इसकी व्याख्या को लेकर किस काव्य ग्रंथ में इसका संकलन किया गया है, आलोचकों की दृष्टि में फला कविता कैसी है या फिर उसका कवि कैसा है, और साथ में पंक्तियां भी पूछी जाती हैं। तो यूनिट 5 कई मामलों में बहुआयामी तरीके का मांग करता है आपके पढ़ने के लिए। तो इसको आप चाहें कि छू मंतर की तरह पढ़ लें तो फिर मुश्किल होगा। और मुझे काफ़ी ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि इस यूनिट का लगभग मैंने 80% जो भी पॉइंट है उसको कवर कर लिया है। कविताओं की व्याख्या हमने करा दिया, और जो बची हुई हैं उन पे जल्दी ही हम बात करेंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। तो यूनिट 5 को आपको लंबा वक्त देना पड़ेगा। लंबा वक्त का मतलब कि अपने टाइम टेबल में आपको जगह देना पड़ेगा। पता चला रोज़ ऑनलाइन किताबें आप पढ़ रहे हैं तो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो अंदर सवाल पूछे जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 6 के ऊपर। यूनिट 5 की तरह ही यूनिट 6 जो कि उपन्यासों से रिलेटेड है, और कुछ उपन्यास कम पेज के हैं, कुछ उपन्यास अधिक पेज के हैं, और उन उपन्यासों को देखते ही आपके सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है कि बाकायदे से अगर इन उपन्यासों को ही पढ़ें तो साल भर लग सकता है। लेकिन हमें परीक्षा में उतरना है तो उसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले उपन्यासों को खरीदते समय मैंने देखा कि कुछ न्यूज़ में मैं पढ़ रहा था कि इस बार पुस्तक मेले में कुछ यूजीसी नेट से संबंधित किताबों ने मेले में धूम मचा के रखा हुआ है। वो कितना भी धूम मचाएं, वो आपके लिए सेकेंडरी सोर्स के रूप में ही होंगी। जो प्राइमरी सोर्स होता है, यानी जो कि मूल सोर्स होता है, प्राथमिक सोर्स होता है, उसकी बात ही अलग है। उसको तो जितना बार आप पढ़ेंगे उतने तरीके के आपको तथ्य मिलते जाएंगे। तो भले ही उन किताबों को आप अपने पास रखे हों जो धूम मचाने वाली हों, लेकिन आपको कुछ उपन्यासों को तो पास में रखना ही चाहिए, जिसमें कि आपको गोदान रखना चाहिए, शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल, ठीक है, मानस का हंस, तमस, राग दरबारी, आपका बंटी। इन उपन्यासों को आप मूल तौर पर भी पढ़ लीजिए। कुछ की समीक्षाएं आप पढ़ सकते हैं, कुछ को मूल रूप से पढ़िए।
और पेपर में देख लीजिए, क्योंकि बिना गोदान के पेपर कंप्लीट नहीं होगा, बिना मैला आंचल के पेपर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, मानस का हंस के बिना कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उपन्यासों को लाइन बाय लाइन पढ़ने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर हम भी कोशिश करेंगे कि आपके परीक्षा के पहले तक उपन्यासों को लाइन बाय लाइन पढ़ाने की कोशिश करें। इस बार मेरा मूल फोकस है, जब मैं प्लेलिस्ट रीअरेंज कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये सारी बातें आ रही थी। मुझे नहीं पता है कि उस मेहनत का असर आप लोगों के ऊपर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या पगलाया हुआ है, आज पूरा लिंक डाल रहा है, इसके पास यही बचा हुआ है, जैसा कि उस भाई साहब ने लिखा था। बीच बीच में उनकी बातें मुझे याद आ जा रही हैं। खैर, मुझे उससे कुछ प्रेरणा ही लेना है। देखिए, उपन्यासों को जब आपको पढ़ना है तो पहले उसकी भूमिका पढ़ना है, और किताब खरीदते वक्त आपको भूमिका जरूर देखनी है कि इस किताब में भूमिका है कि नहीं। बिना भूमिका वाली किताब आपको नहीं खरीदनी है। ये बात आप यूनिट 5 के लिए भी रख सकते हैं, यूनिट 6 के लिए भी रख सकते हैं। भूमिका के बाद प्रकाशन, पात्र, संवाद योजना, जिनको कि हम कहते हैं कि पंक्तियां पूछी जा रही हैं। उपन्यासों को कुछ उपन्यासों को भागों में भी बांटा गया कि कितने भागों में है, और उन भागों का शीर्षक भी है, उसको ध्यान में रखना है। उपन्यासों का विषय वस्तु क्या है और किस विमर्श पे उपन्यास लिखे गए हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। और पंक्तियां, क्योंकि लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे तो जो सुक्तिनुमा पंक्तियां होती हैं, अगर आपने संस्कृत पढ़ी होगी तो कुछ ऐसी पंक्तियां होती हैं जिनके कि अर्थ बहुत ही वो होते हैं, आपको प्रभावित करने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो उसको सुक्ति परक हम वाक्य कहते हैं। तो इस तरीके से आपको उपन्यासों को पढ़ना है। आगे हम बात करें यूनिट 7 के ऊपर, तो ये यूनिट है कहानी के ऊपर। तो कहानी में शॉर्ट रूप में आपको उपन्यास और हिंदी कविता यूनिट 5 के अपेक्षाकृत इसमें कम समय लगता है। और कहानियों को पढ़ने में अगर आपने निश्चित कर लिया है तो जितनी भी कहानियाँ लगी हैं, 20-21 कहानियाँ, उनको चाहे तो 2 से 3 दिन में आप आराम से लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। और जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा। आप उन किताबों को भूल जाएंगे जो मेले में धूम मचा रही हैं। आपको लगेगा कि इसको तो ऑलरेडी पढ़ने के बाद समझ में आ जा रहा है, उन किताबों को खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन किताबों को नहीं खरीदना है, क्योंकि कई बार किताबों को खरीदने के बाद ही संतुष्टि मिलती है। तो इस तरीके का अगर आपके मन में हो तो ज़रूर किताबों को खरीदिए, लेकिन मूल किताबों को बिना पढ़े आपके अंदर विश्वास नहीं जागृत होगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो हिंदी कहानी को 2 से 3 दिन तक आप आराम से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें भी उसी तरीके से पढ़ना है कि अगर कहानी में भूमिका दिया गया है तो पढ़ लेना है। प्रकाशन, पात्र, संवाद योजना, विषय वस्तु, पंक्तियाँ, और कौन सी कहानी किस कहानी संग्रह में, उसको भी देखना है। तो जब आप देखेंगे, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिन जिन बातों को मैं कह रहा हूँ उन बातों पर ऑलरेडी पहले मैंने विचार कर लिया है। बस अब नए तरीके से, नए दृष्टिकोण से जो बचा खुचा है उस पर बात करना है, और फिर अभ्यास सेट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। ये मेरा है, लेकिन आप तब जुड़ पाएंगे जब पुराने वीडियोज़ को ठीक से आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे। क्योंकि जब आप किसी भी किताब को खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर साल आप नई नई किताब खरीदते हैं, उसी किताब को दोबारा पढ़ते हैं। और जो भी मैंने यहाँ पर आप सभी के सामने मैटर उपलब्ध कराया है उसमें काफ़ी मेहनत किया है। आपको लग रहा होगा कि वो पुराना है, लेकिन मेरे लिए तो वो पुराना नहीं है, क्योंकि लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें उसको अरेंज भी करना है। आगे मैं बताऊंगा अभी कि जो कई बार एग्जाम दे चुके हैं विद्यार्थी, उनको अपने स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा बदलाव करना है। खैर, मतलब कहानी को आपको ध्यान में रख लेना है कि इसको नॉर्मली आपको सभी कामकाजों को निपटाते हुए 2 से 3 दिनों में आराम से पढ़ लेना है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बात करते हैं यूनिट 8 के ऊपर, जो कि हिंदी नाटक के ऊपर है। अब हिंदी नाटकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर मन्नू भंडारी तक के नाटक दिए गए हैं। अब नाटक को उपन्यास और कहानी से थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से पढ़ने की ज़रूरत है। एक तो रंगमंच के दृष्टिकोण से पढ़ना है, दूसरा इसकी भी भूमिका को ध्यान में रखना है, प्रकाशन को भी ध्यान में रखना है, इसमें अंक योजना है और दृश्य योजना, इसको भी ध्यान में रखना है। साथ में पात्र,
स्त्री पात्र, पुरुष पात्र, संवाद योजना यानी कि जो पंक्तियां हैं आपस में जो बातचीत पात्रों ने किया है उसको, और कुछ नाटकों में आप देखेंगे कि गीत योजना है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में गीतों का क्रम पूछ दिया था, जो कि एक बहुत ही श्रम साध्य अगर कहें तो सवाल है। पेपर में बनाने वाले ने तो पूछ दिया, लेकिन कौन परीक्षार्थी कितने गीतों को याद रखेगा, क्योंकि हर बार एक दो ऐसे नए सवाल आ जाते हैं जो कि आपको परेशान करते हैं, फिर आगे आप उसी हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि अगली बार वो आए ही ना, पुराना सवाल ही आ जाए नए रूप में। तो नाटक पढ़ रहे हैं तो प्रकाशन, भूमिका, अंक, पात्र, संवाद योजना और गीत योजना को बिल्कुल ध्यान में रखिए। और इसमें जो दृश्य हैं कि किस दृश्य में कुछ टर्निंग पॉइंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से नाटक पढ़ना है। हिंदी निबंध, हिंदी निबंध देखेंगे, वैसे भी निबंध पढ़ना और पढ़ाना काफ़ी थोड़ा सा उबाऊ टाइप का काम होता है और इसमें समझ की मांग होती है, इसमें आपको धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। तो आप देख रहे हैं कि भारतेंदु से लेकर नामवर सिंह तक के निबंध इसमें शामिल हैं। अब इसको आपको क्या करना है कि निबंधों के प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखना है। ये निबंध किस निबंध संग्रह में है, ये भी सवाल पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। निबंधों की कुछ पंक्तियां हैं उनको ध्यान में रखना है, और कौन सा निबंधकार किस शैली में लिख रहा है। जैसे कि निबंध में भी आप देखेंगे कि कुछ निबंध एक तरफ हैं और एक ललित निबंध लिखने की परंपरा रही है, उसका महत्व अलग है, जिसमें कि लोक का थोड़ा सा प्रभाव रहता है। तो निबंध को भी चाहें तो कहानी की तरह ही 2 से 3 दिन में इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2 यूनिट आपका 1 सप्ताह के अंदर ख़त्म हो गया, ठीक है ना। बचता इकाई 10। इकाई 10 में आप देख रहे हैं कि विविधता है, आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, ठीक है। तो विविधता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, और इसमें आप देखेंगे कि ढेर सारी किताबें भी लगी हुई हैं, बहुत लंबा चौड़ा ये भी यूनिट है। अब इसको पढ़ते समय सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि कौन सी रचना किस विधा में है। शीर्षक तो दे दिया गया कि आत्मकथा है, जीवनी है, अन्य गद्य विधा है, लेकिन हमें तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी रचना किस विधा में है, कितने खंडों में है, ये भी सवाल पूछा जाता है प्राय। कौन सा खंड उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है या फिर उसका शीर्षक क्या है, उसको ध्यान में रखना है। प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखना है। इसमें कुछ पात्र हैं, उन पात्रों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि कौन सा पात्र किस रचना में है। इसके बाद संवाद को ध्यान में रखना कि किसका संवाद किस में है। इसमें फैक्चुअल जानकारियां भी कई बार पूछी जाती हैं कि कौन सी रचना कितने वर्षों में लिखी गई, या फिर कोई रचना यात्रावृत्त पर है और उसमें रचनाकार जो है कितना किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक गया, ये सब भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो रचनाओं के ऊपर विशेष तौर पर भी सवाल बनते हैं और उसमें से आपको चुनना रहता है कौन सत्य कौन असत्य है, या फिर कूट पर आधारित सवाल बन जाते हैं। तो मोटे तौर पर हमने पूरे सिलेबस पर चर्चा की, और शुरुआत में ही मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा कि आपको किस यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है और किस यूनिट पे कम फोकस करना है। तो सबसे हम बताते हैं पहले कि किस पे कम फोकस करना है। नोट करते जाइएगा आप। यूनिट 1 पर आपको समझना है, बार बार इसको रटना या फिर इसको लोड लेकर नहीं पढ़ना है। यूनिट 1 को अपेक्षाकृत कम पढ़ना है। यूनिट 3 को भी यूनिट 1 की तरह ही समझकर पढ़ना है। यूनिट 4 को भी कम में ही पढ़ना है, और यूनिट 9 जो कि निबंध वाला है इसको भी अपेक्षाकृत कम पढ़ना है। यानी कि यूनिट 1, 3, 4 और 9 इनको आपको 1 से 2 बार 3 बार ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यूनिट कौन सी है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वहाँ से ज़्यादा सवाल भी बन रहे हैं, उसमें ज़्यादा समय भी लग रहा है और उसको लेकर आप सभी चिंतित भी रहते हैं। तो यूनिट 2, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, 8 और 10 ये ऐसे यूनिट हैं, यानी ये 6 ऐसे यूनिट हैं जो कि परीक्षा में यहाँ से ज़्यादा सवाल भी पूछा जाता है और डीपली अंदर से सवाल पूछा जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इन 10 यूनिटों में से अगर आप 6 यूनिट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यूनिट 2, यूनिट 5, यूनिट 6, 7, 8 और 10, तो भी आप इस परीक्षा में अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई हो सकते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये परीक्षा 3 दृष्टिकोणों से कराई जा रही है। एक तो आप जेआरएफ हो जाएं, दूसरा आप नेट हो जाएं, तीसरा आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो आप पीएचडी में भी एडमिशन ले लें। पहले केवल 2 के लिए आता था। तो आप देख रहे हैं कि इस परीक्षा का महत्व पहले से बढ़ा हुआ है। और ये जो सिलेबस की चर्चा हमने की, ये उसी दृष्टिकोण से किया कि चाहे वो नए छात्र जुड़ रहे हों, चाहे वो पुराने छात्र पहले से जुड़े हों और परीक्षाओं में बैठे हों, कुछ नंबरों से रुक गए हों या फिर नेट हो चुके हों, आगे वो जेआरएफ करना चाहते हैं, तो एक बार उनके अंदर हम एनर्जी भरें, उनको ऊर्जा प्रदान करें कि अभी उनको लेट नहीं हुआ है, वो अपने रणनीति में अगर बदलाव करें, पुरानी गलतियों को सुधारें। बार बार फिर से मुझे पुराना शब्द आ गया, क्योंकि गलतियां पुरानी होती हैं जिनको कि हमें सुधारना पड़ता है, लेकिन उनको सुधारने के बाद भी हम गलती कर देते हैं, नई गलती आ जाती है। तो परीक्षाओं का और गलतियों का काफ़ी गहरा संबंध है, इससे आप छुटकारा नहीं पाएंगे। और कहा जाए कि पूरा सिलेबस हम कवर करके खूब तैयारी करके परीक्षा में जाएं तो भी ये संभव नहीं है। जितनी बातें हमने बताई, अगर उनको आप ध्यान में रख लेंगे, और जो प्लेलिस्ट हमने दी हुई है, अब उन प्लेलिस्टों में आपको इधर उधर भटकना भी नहीं है। वैसे इस चैनल पे हमने लगभग 1500 वीडियो बनाई हुई है, लेकिन 606 वीडियो अभी तक के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, आगे उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। तो उम्मीद है कि आज की जो भी हमारी वार्ता रही है आप सभी को पसंद आई होगी, आपको कोई न कोई दृष्टिकोण जरूर मिला होगा, और इस परीक्षा की तैयारी को लेकर आगे हमें कैसे बढ़ना है उसके लिए एक रास्ता खुला होगा। तो कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।